डियर स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक के आईएमपी क्वेश्चंस जो हम 19 ईयर्स के एआईपीएमटी, नीट, जी मेंस और एआई ट्रिपल ई के कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट हम आज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया था, 22 से स्टार्ट करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आनी चाहिए और कुछ 11th की नॉलेज मेल्टिंग पॉइंट का हुआ या आयनाइजेशन एंथैल्पी का हुआ। तो देखिए, फर्स्ट में ये सीक्वेंस दे रखा है TVCRMN, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो बिल्कुल सही है, MN की सबसे ज़्यादा होती है, फिर CR की, फिर V की एंड फिर TI की। सेकंड TI3+, V3+, CR3+ और MN3+। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, यानी अब ये बहुत इजी है, इसमें आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे MN3+ है, MN3+ का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा, तो आप टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो MN3+ है, तो Mn के ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। CR3+, इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो S1D5 है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3। V3+, इसमें से आप निकालिए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 और TI3+, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, Mn में। तो यहाँ पर ये भी सही है, पहले वाला भी सही है। इनकरेक्ट की बात करनी है अपने को, तो देखिए इसमें नंबर 3 की बात करें, TIVCRMN, यानी Mn का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बता रखा है और उसके बाद TI का होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्रोमियम का ज़्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। आंसर तो वैसे अपने को मिल गया है। लास्ट क्या है, इंक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में CR सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप देखिए CR का होता है S1 और D5। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो क्या आ जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, S0 और D5। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करें तो ये हाफ फिल्ड स्टेट है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि यहाँ से रिमूव करना, इसको CR2+ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसलिए ये सीक्वेंस भी सही है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फॉर सक्सेसिव मेंबर्स of the first series of the transition metals are listed below, for which one of them the standard potential value has positive sign। तो सबसे पहले तो इसको देखिए कि ये रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है या ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो E नोड M2+ और M, इसका मतलब क्या है कि ये रिडक्शन हो रहा है। और यदि ये इस तरह से लिखा हुआ हो M/M2+, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर
ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल में एक ट्रिक आपको आनी चाहिए, जिसमें लिथियम से स्टार्ट है, लेके बेटा, काणा, मंगल, ऐसे करके लास्ट में हाइड्रोजन के बाद फिर आता है कॉपर। तो हाइड्रोजन, इन सब का तो वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो, और कॉपर के बाद क्या आता है, पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट हाइड्रोजन के ऊपर होता है, निकल हाइड्रोजन के ऊपर होता है, Fe हाइड्रोजन के ऊपर होता है, केवल कॉपर ही हाइड्रोजन के नीचे होता है। जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली जो सीरीज है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, नंबर 3। नेक्स्ट, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्रिप्ड मेनली। एस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ट्रांजिशन मेटल्स की, उसके लिए मेन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। ये 4 फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पर। कैटालिटिक प्रॉपर्टी अपन ने देखा था कि मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स लिखे हुए होते हैं। जैसे इथीन की बात करी, इथीन से इथेन में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या लिखा हुआ था, निकल। ठीक है, तो निकल भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ये कह रहा है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो मेनली किस वजह से है, क्या इनका मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी है, देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी है, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या इस फैक्टर की वजह से इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, एंड लास्ट है देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये 4 पॉइंट है, 4 में से कौन सा मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स की मेटल्स जो है कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि एज ए कैटलिस्ट यूज़ में लिए जाते हैं। तो मेन फैक्टर कौन सा है, सोचिए। मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ आएगा नहीं, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स ये भी प्रॉपर फैक्टर नहीं है, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अपन ने देखा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7 तक होती है, इसलिए इनकी कैटालिटिक जो बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मेनली क्या, यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनम और प्रोटोएक्टिनियम आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक्टिनॉइड्स हैं, और एक्टिनॉइड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ट्रिक बताया था तुमको, 3, 4, 5, 6, 7। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन AC की ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस इजी हैं। नेक्स्ट 25 के बाद 26 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डाईमैग्नेटिक। अब देखिए डाईमैग्नेटिक के लिए अपने को क्या आना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन में आप देखिए कि यहाँ पर
इनकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से आप आउटर मोस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे, इसमें से करेंगे, इसमें से करेंगे और इनमें से करेंगे, सीरियम में से। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है वो तो पैरामैग्नेटिक है और वाई बी में नहीं रहता है। तो वाई बी 2+ के बाद इसमें फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए क्या होगा, डाई मैग्नेटिक। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 3। नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज़ इनकरेक्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे मेटल्स के ऐसे स्फेरिकल लेयर एक दूसरे पर ओवरलैप होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि इनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है ये वाला, और यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, ये इसके अंदर आकर के जगह बना लेते हैं। तो जब इस तरह के मेटल्स की जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स में स्मॉल एलिमेंट्स या गैसेज फॉर्म में आकर के और यहाँ पर जगह बना लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके बारे में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको पता करना है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर मच हार्डनर देन प्योर मेटल, ये बिल्कुल सही है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, ये भी बिल्कुल सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल मेटेलिक कंडक्टिविटी इनकी जो है ख़त्म नहीं होती है। जैसे पहले मेटल्स हैं और उसके बाद ये छोटे मेटल्स जाकर के अपनी जगह बना लेते हैं, तो भी मेटेलिक कंडक्टिविटी तो जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ये है नंबर फर्स्ट, दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। नेक्स्ट 28 जो है वो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर पी ब्लॉक के अंदर इसकी रिएक्शन दे रखी है कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो है इसको डीकम्पोज करें हीट करके। अच्छा, वोल्केनो टाइप, मतलब इसको जलाया जाए तो इसमें से ज्वालामुखी वोल्केनो टाइप निकलता है, तो ये डीकम्पोज होकर के N2 देता है और साथ में Cr2O3 ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का जो है रेजिड्यू बचता है इसमें, और साथ में देता है H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, बाकी सभी में ये आपके क्लोरेट है, जिंक क्लोरेट हुआ, पोटेशियम क्लोरेट हुआ, K2Cr2O7 हुआ, इन तीनों को जब डीकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, नंबर 3, ठीक है। पी ब्लॉक में भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रीजन ऑफ लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन अपन ने पढ़ा था। फर्स्ट रीजन क्या था, ENC। सेकंड क्या था, शिल्डिंग इफेक्ट। और थर्ड क्या था, 4F इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो हमने ये देखा था कि ये भी स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये थोड़ा वीक था। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग तो हो नहीं सकता। डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा हो भी सकता है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ये ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग की बजाय ये इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, नेग्लिजिएबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, ये इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
द रीजन ऑफ एक्वस KMnO4 with H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स, ये पिछले पार्ट में भी अपन ने किया था। इसकी रिएक्शन जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ। इसकी रिएक्शन होती है 2 KMnO4 प्लस 5 H2O2 प्लस 6H। पिछली बार अपन ने करी थी वैसा ही है, 5O2 प्लस 2MnO प्लस 8H2O। यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम आ गया, ठीक है। गिव्स क्या क्या दे रहा है, O2 दे रहा है और Mn, इस कंडीशन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया 2 प्लस, तो ये इसका आंसर क्या हो गया 4th, ठीक है। NCERT की बुक में ये अच्छी तरह से दिया हुआ है, का आंसर नंबर क्या आ गया 4th। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, इन एसिडिक मीडियम H2O2 changes Cr2O7 to CrO5 which have 2 O-O बॉन्ड, यानी ये कौन सा बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है। जब भी O-O आता है, O बॉन्ड O, तो उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। और परऑक्साइड में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5, देखो इसको ध्यान में रखें। और CrO5, ये CrO5 का बटरफ्लाई शेप होता है, तितली जैसा, ठीक है, ये तितली जैसा। तो ये क्या, -1 -1 -1 -1 और ये होता है -2। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 31 का +6, ठीक है। बटरफ्लाई शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन SO2 पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो इसमें मेनली होता क्या है कि K2Cr2O7 जो होता है वो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं, और इसमें SO2 गैस पास करें तो ये Cr में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन SO2 पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कैसा, कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। और SO2 गैस जो है ये एक ब्लीचिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी बिहेव करती है। तो ब्लीचिंग एजेंट तो होगी, ब्लीचिंग एजेंट होगा तो इसका मतलब इसका ऑरेंज कलर तो क्या होगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो आंसर तो ये है, द सॉल्यूशन इज डीकलराइज, क्योंकि ये क्या है, ब्लीच कर देता है, कलर को उड़ा देता है। साथ में रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन कितना होगा +6, और यहाँ Cr का कितना होगा 0। तो +6 to 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन है। तो ये क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। तो इसका आंसर जो है, द सॉल्यूशन इज डीकलराइज। क्वेश्चन नंबर 33, विच one of the following statement related to lanthanol is correct। तो यहाँ देखिए कि लैंथेनॉन यानी लैंथेनॉइड्स के लिए कौन सा करेक्ट है। Cerium+4 solution are widely used as a oxidizing agent in volumetric analysis, बिल्कुल सही है। यूरोपियम
शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेज, ये अपन ने देखा था साइज छोटा हो रहा था। तो यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट नंबर 34, ए लेबोरेटरी रिएजेंट इम्पार्ट ग्रीन कलर to the flame on hitting with solid K2Cr27 and concentrate H2SO4, it evolves a red gas. Identify the reagent. ये मेनली जो है आपके प्रैक्टिकल, यदि आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर तो वैसे बेरियम देता है, स्ट्रोंशियम रेड, कैल्शियम रेड। तो यहाँ पर इसको आगे देखिए, ऑन हिटिंग विथ K2Cr27 एंड कंसनट्रेट H2SO4 इट इवॉल्व्स ए रेड गैस। रेड गैस जो है, फिर इसमें आपके आंसर बैठेगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। डी ट्रांजिशन का डिटेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे। वैसे डी ट्रांजिशन आपको बता देता हूँ। सपोज डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड इससे कोलिजन करता है, टक्कर करता है, तो ये जो 5 आपके ऑर्बिटल हैं और इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सपोज, तो 2 एनर्जी लेवल बन जाते हैं। इनको तो बोलते हैं T2G और इनको बोलते हैं EG। तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है और यहाँ से ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी है, बस 2 लेवल बन गए हैं, लोअर T2G और हायर EG। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और यहाँ जब जाता है, यानी डी से डी में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी लिगेंड की वजह से क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिटिंग होने से 2 पार्ट में हो गया, T2G और EG। इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉन डी से डी में तो जाएगा लेकिन वो पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जैसे CrO4 2- है, CrO4 2- है, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, देखो 4 × 2 8 -2 कितना हो गया 6, यानी यहाँ पर तो क्या आ रहा है +6। क्लियर। MnO4- में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखो 4 × 2 8 -1, यानी यहाँ पर है +7। Cr2O7 यानी कि इसमें है +6। MnO4 2- है, यानी 4 × 2 8 -2 यानी 6। अब आप देखिए कि क्रोमियम में 6+ आ रहा है और क्रोमियम के आउटर मोस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, S1 और D5। Mn में कितना होता है, S2 D5। Cr में कितना होता है, S1 D5 और Mn में कितना होता है, S2 D5। ध्यान से देखिए, यहाँ पर +6 है, 1 यहाँ से और 5 यहाँ से, यानी ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ तो क्या हो गया 0। यहाँ 7 के 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो यहाँ भी क्या हो गया 0।
यहाँ 6 है और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, तो यहाँ भी क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखिए ये 6 है और यहाँ पर कितना है, 7 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1। समझ में आ गया। अब देखिए तो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन थे, 0 0 और यहाँ 1 थे। अभी मैंने बताया था कि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन T2G से और EG में जाता है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, DD ट्रांजिशन, और साथ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, नंबर 4। बेसिक्स आने चाहिए इसमें, थोड़ा सा टाइम 40-50 सेकंड ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 36, मैच द मेटल आयन given in column first with the spin magnetic moment of the ion given in column second। मतलब कुल मिलाकर के हमको ये इस तरह से मैच करना है कि कौन किसके सामने है, करेक्ट क्या है। तो देखिए कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 4, Cr3+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, Fe3+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और Ni2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 2। फार्मूला बताया था, म्यू इज इक्वल टू √n+2। n कोबाल्ट 3+ के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4, तो आप यहाँ पर 4 रखिए, 4 + 2, यहाँ क्या आ गया, 6 × 4 यानी 24, यानी यहाँ पर ये जो है 24 के लिए क्या आ रहा है, A। नेक्स्ट Cr3+, अब आप यहाँ पर 3 रखिए, 3 + 2 5 + 3 5 × 3 15, तो ये आपका क्या आ गया, B। ठीक है, Fe3+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो यहाँ 5 + 2 यानी 7 × 5 यानी 35, 35 कहाँ आ रहा है, ये रहा C। ठीक है, और फिर Ni2+ इसमें कितना होता है, 2, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे, 2 + 2 4 × 2 8, ये आ रहा 8, तो ये आ गया D, यानी DCAB, ये आ गया 4D। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि आपके 4 5 2 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 37, ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन, the pi bonding involve overlap of d orbital of oxygen with d orbital of manganese। पहले तो देखो मैग्नेट और परमैग्नेट आयंस दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, इनके फार्मूले अपन देख लेते हैं। जैसे मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट क्या होता है, जैसे K2MnO4, और परमैग्नेट होता है
MnO4। तो K2MnO4 में क्या होता है, आयंस की बात कर रहे हैं तो Mn डबल बॉन्ड O O माइनस और O माइनस, ठीक है। इसका जो है 2 माइनस हैं और यहाँ पर देखिए Mn में 1 माइनस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अब पढ़ना स्टार्ट करें। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं, ऑक्सीजन में तो p तक ही होते हैं। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ये सही है। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, p के पास ऑक्सीजन के पास p होते हैं। ये देखिए ये पाई बने हुए हैं यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज के पास क्या होते हैं, d होते हैं। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास गलत है ये तो। और नंबर 4 है, दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, यहाँ तक ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का p ऑर्बिटल नहीं होता है, मैग्नीज का क्या होता है, d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपके सही कौन सा हो गया है, नंबर 2। तो इस तरह से IMP क्वेश्चंस जो अपन पिछले 19 सालों के कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के, इसका पार्ट 2 हम यही करते हैं। पार्ट 3 में आगे हम और करेंगे।